अब सिर्फ रह गई है हमारी थर्ड यूनिट, एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, 14 मार्क्स की ये यूनिट है, निकाल लीजिए, जिसमें हम पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। थोड़े ही टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, प्लानिंग ऑफ टीचिंग है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है, कोरिलेशन है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी 3.1 की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले बताया है व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग। टीचिंग होती क्या है। ठीक है, तो टीचिंग क्या होती है। टीचिंग वह है जो एक टीचर के जरिए आपके क्लासरूम में जो टीचर आपको बताता है, समझाता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल देकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से, आपसे क्वेश्चन पूछकर, आपसे एक्टिविटीज कराकर, ठीक है, आपने जो जो मिस्टेक्स की हैं उनको सही करके। तो इस प्रकार जो एक टीचर है और जो एक स्टूडेंट है उसके बीच में क्या करता है, टीचर आपको क्या करता है, समझाता है। यानी कि टीचिंग क्या होती है, जब एक एक्सपीरियंस व्यक्ति अपने से छोटे बच्चों को क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है थ्रू द लेक्चर, थ्रू द एक्टिविटी। ठीक है, इन तरीके से जब आपको समझाता है तो वो जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी टीचिंग है वो केवल आपके क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, आप अपने खेल के मैदान, आप ग्राउंड में जाते हो तो वहां पे भी आप सीखते हो। क्या सीखते हो, ग्राउंड में जाके आप डिसिप्लिन सीखते हो, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना सीख रहे हो। ठीक है, आप योगा क्लास में जाते हो तो वहां पर अलग अलग सिचुएशन के को हैंडल करना सीखते हो। ठीक है, तो जब आप बहुत सारी चीजें अपने स्कूल के अंदर रहकर सीखते हो तो वो क्या कहलाती है, टीचिंग कहलाती है। और टीचिंग क्या है, आपका एक फॉर्मल वे है। ठीक है, तो आप स्कूल में जाकर ज्ञान ग्रहण करते हो, एक टीचर क्या है आपको समझाता है। तो इस दौरान एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जब अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जिन बच्चों को नहीं पता उनको कुछ ज्ञान देता है, ठीक है, तो वो एक फॉर्मल तरीके से दिया हुआ ज्ञान ही क्या कहलाता है, हमारा टीचिंग कहलाता है। ठीक है, तो टीचिंग में सिर्फ आपको मीनिंग ही यहाँ पे बताना है। क्लियर है मीनिंग, टीचिंग क्या होती है। ठीक है बेटे, उसके बाद है टीचिंग लर्निंग संबंधी विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करें। कि टीचिंग लर्निंग जितने भी आपके पास क्या क्या विचार है उनके बारे में आपको बताना है। तो जो एक टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें स्टूडेंट और टीचर मिलकर क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग का काम करते हैं। टीचर क्या है, पढ़ाता है, स्टूडेंट क्या करता है, उस पढ़ाए हुए ज्ञान को एक्वायर करता है, समझता है, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से उसको पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये प्रोसेस होती है, एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट बैठे हैं, एक टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे समझ रहे हैं, तो इस सारी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखते हुए बहुत सारे क्या है, थिंकर्स ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में अभी 8 बच्चे हैं, मैं पूछूं आप लोगों से तो आप लोग भी क्या है, आप अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखोगे। तो ऐसे ही टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। देखिए क्या क्या बताए हैं कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक टेक्निकल प्रोसेस होती है जिसमें ह्यूमन के बिहेवियर के रूपांतरण किया जा सकता है। यानी कि आपका बिहेवियर क्या होता है, यहाँ पर टीचर अपने बिहेवियर के आधार पर आपको पढ़ाता है। ठीक है, और आपका जो व्यवहार है उसको कंट्रोल में रखा जाता है। आप क्लास में बैठे हो, ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है और सारे बच्चे कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, बिल्कुल भी नहीं। टीचर क्या कर रहा है, सबसे पहले तो एक टेक्निकल प्रोसेस है और टीचर सबसे पहले क्या सिखाता है, आपको सही बिहेवियर करना सिखाता है, आपको डिसिप्लिन में रखना सिखाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि टीचर आपको टीचिंग लर्निंग के दौरान आपको बिहेवियर सिखाता है, आपको अनुशासन सिखाता है। ठीक है, दूसरा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो कोऑर्डिनेशन के द्वारा होती है। कोऑर्डिनेशन के द्वारा कैसे, अगर टीचर पढ़ा रहा है और सभी बच्चे शांतिपूर्वक उसको सुन रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अगर मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग क्लास में एक तरफ से सिद्धि बोल रही है, एक तरफ से दिया बोल रही है, कभी सुप्रिया ज्योति का, तो क्या ऐसे हम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक कोऑर्डिनेशन का काम है। ठीक है, छात्र और
जो टीचर है वो मिलकर क्या करते हैं, आपसी सहयोग के साथ क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है वो एक साइंटिफिक है, साइंटिफिक या फिर आप बोल सकते हो स्टेप टू स्टेप होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्लास में फर्स्ट डे गए और फर्स्ट डे ही मैडम ने क्या कर दिया, पूरी बुक पढ़ा दी, या आपको फर्स्ट डे अल्फाबेट आपको सिखाए नहीं और आपको वर्ड सिखा दिए, जी नहीं। टीचिंग क्या होती है, आपकी स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पहले आपको क्या सिखाया जाता है, मान लीजिए मैथ की बात करें तो बच्चे को पहले काउंटिंग सिखाते हैं, ठीक है। फिर बच्चे को क्या करते हैं, काउंटिंग सिखाने के बाद बच्चे को क्या टेबल सिखाई जाती है, काउंटिंग सिखा दी, टेबल सिखा दी, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसके बाद बाकी चीजों पर जाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी एक स्टेप टू स्टेप होने वाली प्रोसेस है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, एक कला है, एक आर्ट है। क्या आर्ट है, जिसमें क्या है, एक व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी या अपने पर्सनल एट्रीब्यूट्स के आधार पर अपने तरीके से, इस तरीके से बच्चे को समझाता है ताकि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी क्या है, करने की सोचता है, ठीक है। यानी कि टीचिंग क्या है, कला है। सब बच्चों को या सब टीचर्स को अच्छे ढंग से पढ़ाना नहीं आता, ठीक है। यानी कि सब टीचर्स क्या करते हैं, सबका अपना अपना अलग तरीका है, ठीक है। बोलते हैं ना कि अगर सबको ही पढ़ाना आ जाए तो पूरी दुनिया ही टीचर बन जाएगी, जी नहीं। तो टीचिंग भी क्या है, कला है। हर व्यक्ति के बस की ये बात नहीं है। अब देखो, सारे बच्चों को इतने तरीके से हैंडल करना, आप देखते हो ना, माँ बाप से अपने एक दो बच्चे नहीं संभाले जाते, वो टीचर पूरा दिन क्लास में 30-30 बच्चों को हैंडल करता है और बच्चे चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, ठीक है। अपना अनुशासन क्रिएट करके रखते हैं क्लासरूम में, ठीक है। और लेकिन अगर यही बात घर पे लागू हो तो वो क्या करते हैं, 2 घंटे में ही घर का क्या कर देंगे, सत्यानाश उठा के रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टीचिंग भी क्या है, एक कला है, जिसमें टीचर बच्चों को बड़े प्यार से उनको क्या करता है, समझाता है, सिखाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला है कि जो टीचिंग है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसमें लर्निंग के कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं ऑब्जेक्टिव। जब मैंने आपको लेसन प्लान बताया था, बनवाना सिखाया था, तो आपको बताया था कि आप जो भी चीज पढ़ा रहे हो तो आपका कुछ ऑब्जेक्टिव है कि आप बच्चे के अंदर ये वाली चीजें डेवलप करना चाहते हो, आप बच्चे के अंदर ये सारी चीजें डेवलप करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है और एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव है और इंटरेक्टिव है। एक्टिव कैसे है, अगर मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी क्लास में कोई नहीं है, तो क्या एक्टिव रहेगी, नहीं। या फिर है, सारे बच्चे सो रहे हैं, तो अब भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, एक्टिव होती है। टीचर पढ़ता है और सारे बच्चे बड़े ध्यान पूर्वक टीचर को सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, आपकी मेंटल प्रोसेस होती है, मेंटली यानी कि आपके दिमाग से रिलेटेड होती है ये, ठीक है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, आपकी पहले से प्री प्लान्ड होती है। प्री प्लान्ड यानी कि आप पहले से प्लानिंग करके आते हो कि आज मुझे क्लास में जाना है और जाते ही मुझे ये चीजें बच्चे को पढ़ा के आनी है, ठीक है। तो ये क्या होती है, पहले से ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उसके बाद टीचिंग वह कार्य है जो टीचर छात्रों के समक्ष करे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है, टीचर क्या करता है, काम करता है जो बच्चों के सामने किया जाता है। टीचर क्या करता है, टॉपिक को सिलेक्ट करता है और उसको प्रेजेंट करता है। उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी क्लासरूम में करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग क्या होती है, आपकी पर्पजिव होती है, अभिप्राय पूर्ण क्रिया होती है, यानी कि कुछ ना कुछ पर्पज होता है आपको पढ़ाने का, ठीक है। तो ये है आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड जो अलग अलग पॉइंट बोल सकते हो, इसका महत्व बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक मैम? हाँ जी मैम, जो आपने मीनिंग बताया था मैम, बुक के अंदर ना इसमें 4 to 5 डेफिनेशन ऑथर के अकॉर्डिंग दिए, तो मैम मैं सिर्फ 2 लर्न कर लूँ तो काफी है? ओनली वन काफी है मैम 1 काफी है ना, तो मैम मैं 1 ही करूँगी, ठीक है। क्योंकि बेटा आपका इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका मैक्सिमम 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें ओके एक मैम। डेफिनेशन बहुत है। और टीचिंग क्या है, ये तो जस्ट 2 मार्क्स में आएगा। ओके मैम। अब है गणित से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके बारे में बताइए कि मैथ से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ से रिलेटेड जो शिक्षण अधिगम संबंधी विचार हैं वो इस प्रकार है कि जो लर्निंग है वो एक दूसरे व्यक्ति तक ज्ञान का स्थानांतरण मात्र नहीं है, बल्कि अपने
गति अनुसार गणित के ज्ञान की रचना करना और उनसे महसूस, देखो बेटा ये अब इसमें से इतना डिटेल से नहीं पढ़ा जाएगा, मैं खुद बताती हूँ आपको कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें मैथ से रिलेटेड क्या क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं। अब मान लो मैं आप 10 लोग बैठे हो, मैं 10 लोगों से पूछ लूँ तो एक एक पॉइंट निकल के आ जाएगा। क्या बताया गया है कि मैथ में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो जस्ट क्या है, ज्ञान को ही ट्रांसफर नहीं करना है, बल्कि बच्चों को ये फील करवाना है कि मैथ का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल बहुत जरूरी है। आप मार्केट में सामान लेने जाओ तो आपको प्लस माइनस वहां करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मान लीजिए अपने दूध वाले का हिसाब करना है तो वहां पे आपको क्या है, मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि टीचर आया क्लास में ब्लैक बोर्ड पे 10 क्वेश्चन कराए और चला गया, जी नहीं, बच्चे को फील कराना है कि भाई मैथ क्या है, आपको इन फ्यूचर में काम आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से कम इतना तो पढ़ो कि जो रियल लाइफ में वो चीजें आपको काम आनी है, ठीक है। एक तो ये बात बताई गई है। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट होते हैं अपनी क्षमता के अनुसार क्या करते हैं, मैथ के नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है भाई, क्षमता अनुसार ही करेंगे। कुछ बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा, कुछ बच्चे तो मैथ में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट नहीं होते, कुछ को मैथ से डर लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो मैथ की नॉलेज है उसको लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसके क्या होते हैं, पहले से ही सेट कुछ गोल होते हैं और उन्हीं गोल को सेट करते हुए क्या कराई जाती है, आपका जो कैरिकुलम है वो डिसाइड किया जाता है कि भाई इस मंथ में ये चैप्टर करने हैं, नेक्स्ट मंथ में ये चैप्टर करने हैं। ऐसे करके क्या है, आपकी पहले से ही जो कैरिकुलम है वो फिक्स कर दिया जाता है। और फिर टीचर क्या है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, अपनी आवश्यकता को समझते हुए ये इन स्टेप टू स्टेप इनको करवाता है। उसके बाद बताया गया है कि आज का सीखा हुआ मैथ की नॉलेज आपको आने वाले समय में क्वेश्चन क्या है काम आएगी, ठीक है। मैथ क्या करता है, अगर आपको अच्छे से मैथ आ गया तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करता है, मान लीजिए आप मार्केट चले गए और आपको सामान का हिसाब किताब आपने मिनटों में कर दिया तो आपको खुद के ऊपर क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मेरे को तो ये सारी चीजें आती है, ठीक है। इसमें उसके बाद है जो मैथमेटिक्स है, ज्ञान को लंबे समय तक साथ रखना। हाँ जी, मैथमेटिक्स में जो कि हमें ऐसा नहीं कराना कि एक बार आज करा दिया कल तक बच्चा भूल गया, नहीं, हमें इस तरीके से टीचिंग लर्निंग करानी है मैथ की ताकि बच्चा लंबे समय तक या कभी भी भूले ही नहीं कि ये कैसे होता था, ठीक है। उसके बाद जो टीचिंग है आपकी, टीचिंग जो मेथड है वो मैथमेटिक लर्निंग के यानी कि हमें एक इस तरीके की टीचिंग मेथोडोलॉजी यूज करनी है जिससे बच्चे की जो लर्निंग है उसमें सुधार आ सके, ठीक है। और बच्चे क्या है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी क्या है क्वेश्चंस को निकाल के दिखा सके। और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए आवश्यक सिचुएशंस में बच्चे को क्या है, एक सिचुएशन ऐसी देनी चाहिए जिससे बच्चे को क्या है खुद की जिम्मेदारियों का पता लगे, क्या पढ़ाया जाना है, कैसे पढ़ाया जाना। टीचर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी विद्यार्थी को क्या है व्यक्तिगत या टीचर को कभी भी व्यक्तिगत आपकी मेथड को यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सब बच्चों को एक साथ लेकर कि मेरे बच्चे किस तरीके से समझ में आ रहा है उस मेथड को यूज करते हुए टीचिंग करानी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या की जाती है, मैथमेटिक्स की आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट कराई जाती है, ठीक है। उसके बाद है आपका गणित शिक्षण में आगमन विधि से इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। आगमन विधि का और निगमन विधि का वर्णन कीजिए। अब इंडक्टिव मेथड, इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी एग्जाम्पल है उनका उपयोग करके अध्ययन करके नियम निकालते हैं। इसमें समस्या समाधान करने से पहले आपको नियमों की सहायता नहीं ली जाती, बल्कि पहले ज्ञान पर आधारित आपसे एग्जाम्पल दिए जाते। इंडक्टिव आगमन विधि, इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट पहले नहीं पढ़ाया जाता, आपकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हुए पहले एग्जाम्पल आपको बता दिए जाते हैं, फिर आप क्या करते हो, क्वेश्चन निकालते हो, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम क्या करते हैं, इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि बोलते हैं। उदाहरण से नियम की तरफ,
ठीक है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, विशेष से सामान्य की ओर। उसके बाद यानी कि पहले हमने क्या है एग्जाम्पल सीखे, उसके बाद हम रूल्स के ऊपर गए। यानी कि मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने बच्चों को क्या है चॉकलेट के का एग्जाम्पल लिया कि बेटा आपके पास 3 चॉकलेट है, 2 चॉकलेट मैं दे देती हूँ तो टोटल कितनी होगी, तो बच्चा फटाक से बता देगा 5 चॉकलेट हो गई। तो अब इसी एग्जाम्पल को हम बच्चे को करवा के देखते हैं कि आप लिखो, पहले 3 लिखो, फिर आप 2 लिखो, अब टोटल इसको करके देखो। यानी कि बच्चे को पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उसके बाद सिखाया जाता है। अब जो आपकी इंडक्टिव मेथड है वो 4 इसमें सिचुएशंस होती हैं। एक तो होती है आपकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है, जनरलाइजेशन, एंड उसके बाद क्या होता है आपका परीक्षण यानी कि टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले विशेष उदाहरण दिए जाते हैं। हाँ जी, पहले जैसे चॉकलेट वाला एग्जाम्पल दे दिया बच्चे को, फिर क्या किया ऑब्जर्व किया कि बच्चा सही ढंग से इस एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन नहीं निकाल रहा है। फिर अगर निकाल रहा है तो आप उसको जर्नलाइज कर दे, तो जर्नलाइज करने का मतलब सभी बच्चों से आप इसी तरीके से निकलवाते हो। लास्ट में क्या है आप टेस्ट लेते हो। तो इस प्रकार बच्चों को क्या है इन मेथड्स के जरिए और सिखाया जाता है। जैसे 3-4 अवसर पर हरे संतरे खाकर छात्र अपने अनुभव द्वारा इस परिणाम पूछते कि संतरे खट्टे होते हैं। यानी कि इन्होंने पहले एग्जाम्पल दिया कि संतरे खट्टे होते हैं या मीठे होते हैं। तो बच्चों ने पहले क्या है आपको एग्जाम्पल के थ्रू टीचर ने पहले उनको टेस्ट करने के लिए दे दिया कि भाई 4-5 बच्चे टेस्ट करके बताओ कि संतरे खट्टे या मीठे हैं। ठीक है, 3 का पहाड़ा सिखाने के लिए टीचर ने क्या है 3-3 कंचों का उपयोग किया कि ये 3 कंचे हैं, फिर 6 कंचे, यानी कि एग्जाम्पल का सहारा ले रहा है टीचर। ठीक है, तो इस तरह क्या है इंडक्टिव मेथड के कुछ एग्जाम्पल दे दिए कि हम बता देते हैं बच्चे को कि जो एक ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, और पहले बताते हैं बच्चे को, उसके बाद हम बच्चे को सिखाते हैं कि ये 180 डिग्री कैसे आया है। ये थी आपकी क्या इंडक्टिव मेथड। मेन बात यही है कि आप क्या करते हो पहले बच्चे को एग्जाम्पल देते हो और उसके बाद आप रूल्स के ऊपर या फॉर्मूले के ऊपर जाते हो। अब इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। एक तो देखो जब पहले बच्चे को एग्जाम्पल के जरिए समझाया जाता है तो ये ज्ञान क्या हो जाता है बच्चे का फिक्स हो जाता है, बच्चा क्या है सही ढंग से समझ पाता है। ठीक है, दूसरा बच्चे के अंदर जो थकावट महसूस नहीं होती, जब हम उसको करा रहे हैं 5 टॉफी है 4 टॉफी है तो बच्चा फटाफट से आंसर दे रहा है। ठीक है, तो बच्चा क्या है थकावट महसूस नहीं करता। अगर हम वही चीजें उसको लिखवा के करवा रहे हैं कि 5 और 4 को प्लस करो, 2-4 क्वेश्चन करते ही बच्चा क्या हो जाता है बोर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चा बोर नहीं होता है और बड़े प्रशंसा के साथ यहाँ पर क्वेश्चन निकालता है। छोटी क्लासेस में क्या होता है ये मेथड बड़ा यूज होता है। ठीक है, छोटी क्लासेस के लिए ही ये मेथड ज्यादा उपयोगी होता है। ये मेथड हम यूज करते हैं क्लास को और ज्यादा इंटरेक्टिव करने के लिए। ठीक है, हर बार बच्चे को क्वेश्चन कराते वक्त कभी चॉकलेट का एग्जाम्पल ले लिया, कभी आइसक्रीम का ले लिया, कभी टॉफीज का ले लिया। इससे बच्चे क्या है एक तो क्या है बच्चे तर्क वितर्क करना सीखेंगे, यानी कि अलग अलग चीजों के साथ पुटअप करके सीखने की कोशिश करेंगे। बच्चे रटने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पर रटने की प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, छात्र स्वयं कार्य करने की प्रेरणा करेंगे। अब आपने जो सिखाया ना छोटे बच्चे क्या करते हैं वही चीज घर पे जाके पूछते हैं, मम्मी अगर मैं आपको 2 टॉफी दूं और फिर आप 2 टॉफी मुझे दोगे तो टोटल कितनी हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे सारी चीजें क्या करते हैं उस तोतली लैंग्वेज में अपने घर आके बताते हैं और अपने मम्मी पापा से भी पूछते हैं क्वेश्चन। तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर स्वयं कार्य करने के लिए भी क्या हो जाते हैं प्रेरित होते हैं। तो ये है इसकी गुण बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या इसकी एडवांटेजेस बोल लो। अब आती है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, एक निश्चित लेवल तक ही आप इस चीज को यूज कर सकते हो। यानी कि जैसे जैसे बड़े लेवल पे जाते जाते हैं बच्चे हर एक उसमें आप इसको यूज नहीं कर सकते। जैसे बड़ी क्लास में ट्रिग्नोमेट्री आ गई, ट्रिग्नोमेट्री में पहले क्या एग्जांपल दोगे आप बच्चे को, वहां पे तो आप क्या कर रहे हो सीधा फॉर्मूला सिखा रहे हो उसके बाद क्वेश्चन सिखा रहे हो। तो हर एक जगह पर क्या है ये आप यूज नहीं कर सकते इस मेथड को। दूसरा इसमें जो भी नियम होते हैं उसको की विश्वसनीयता उदाहरणों की संख्या पर निर्भर करती है। केवल जो एक्सपीरियंस टीचर हैं और जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वही इसको फटाफट कर पाते हैं। उसके बाद इस विधि का प्रयोग करने के लिए टीचर व स्टूडेंट पर्याप्त परिश्रम और तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, नए नए एग्जाम्पल पुटअप करने पड़ते हैं टीचर को, स्टूडेंट को भी नए नए एग्जाम्पल पुटअप करने पड़ते हैं। इस विधि में हमें कहाँ तक हमें अनुमान लगाना है और संभावना कहाँ तक है इसका सहारा लिया जाता है। तो ये है आपकी इंडक्टिव मेथड की लिमिटेशंस। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात आती है आपकी
निगमन विधि, जिसको आप डिडक्टिव मेथड बोलते हो, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाते हैं। पहले क्या है, सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इसमें पहले आपको क्वेश्चन सिखाया जाता है और फिर आपको क्या है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। उसमें पहले एग्जाम्पल दिए जाते थे फिर क्वेश्चन। अब इसमें पहले क्या हो गया है, आपको सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। सूत्रों का, नियमों का, जो भी आपके रूल्स हैं, रेगुलेशन है, फॉर्मूलाज हैं, उनका उपयोग किया जाता है। आपको पहले फॉर्मूला सिखाया जाता, उसके बाद आपको क्या है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला सिखाकर फिर बच्चों की समस्याओं को हल किया जाता है, ठीक है। तो निगमन विधि आगमन विधि की बिल्कुल उल्टी है। उसमें पहले एग्जाम्पल दिए थे, इसमें बाद में एग्जाम्पल दे रहे हैं। उसमें नियम बाद में सिखाए थे, इसमें नियम पहले सिखाए जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें जैसे हमारी होती है कुछ, यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज भी दिए गए हैं, यानी कि पहले बच्चे को ये सिखा दिया जाता है। जैसे अलजेब्रा में दे रखा a प्लस बी की होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूलाज आप लोग कर लेना, ठीक है। सारे फॉर्मूला याद ना हो कोई बात नहीं, a प्लस बी की स्क्वायर का आपको आता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर का आता है, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का, ये 3 फॉर्मूलाज आप लिखाना। फिर आ जाती है ज्योमेट्री की बात। ज्योमेट्री में भी क्या है, आप बता दोगे कि जो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है, यानी कि 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। फिर आपने क्या है, अगर एरिया निकालना है तो वो वाला फॉर्मूला आपको दे दिया। आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें जो आप इतने डिफिकल्ट ना लेके आप ले लेना आयत का क्षेत्रफल, ये स्क्वायर का एरिया, आपका रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, उनकी पैरीमीटर, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल आप इसमें दे देना। उसके बाद इन्होंने संख्याओं का योग, ये इन्होंने जो आपकी एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वाला है, 5th चैप्टर है आपका 10th का, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे ले रखे हैं कि 1 + 2 + 3 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ये याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप क्या, यानी कि जो आपकी वैल्यू है 1 + 2 ऐसे करते करते n नंबर तक आपकी वैल्यू यहाँ पर जाती है। उसके बाद इन्होंने बोल दिया, या फिर आप ये यहाँ पर ले सकते हो a + n - 1d, यानी कि AP वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो। ना याद हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ संख्याओं का योग बता देना, 1 + 2 + 3 डैश डैश कर देना, 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर डैश डैश कर देना, यानी कि n स्क्वायर तक ये वैल्यू जाएगी। 1 की क्यूब 2 की क्यूब ये n क्यूब तक जाएगी, ठीक है। कंप्लीट याद ना हो तो इतना कर देना। उसके बाद जो त्रिभुज का एरिया है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये इन्होंने दे रखा है हीरोन्स का फार्मूला, जो आपका 9th क्लास में यूज होता है, जिसमें S, S - A, S - B, S - C। S क्या होता है आपका, सेमी पैरामीटर होता है, जिसमें a + b + c y में स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सूत्रों का छात्र रट कर याद करते हैं, हाँ जी। अब जो चीजें उसकी लिमिटेशन थी वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स बन जाएगी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स थी वो इसकी लिमिटेशन बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों को क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बच्चा तो क्या कर रहा है, सिर्फ रट रहा है चीजों को। रटते तभी तो हम रट रहे हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं। आप देखो, आप प्लस माइनस क्यों नहीं भूले, आप टेबल जो याद की थी वो क्यों नहीं भूले, क्योंकि वो टीचर ने आपको एक्टिविटी बेस्ड सिखाई थी, आपको एग्जाम्पल के थ्रू वो चीजें सिखाई थी, ठीक है। तो वो चीजें आप बुढ़ापे तक याद रखोगे। और ये ट्रिग्नोमेट्री है, हीरोन्स फार्मूला है, ट्रायंगल वाला है आपके, ये a + b होल स्क्वायर, ये क्वेश्चंस आप भूल जाओगे। क्यों भूल जाओगे, क्योंकि ये आप क्या है, रोट लर्निंग कर रहे हो। यहाँ पर कोई एग्जाम्पल तो दिया ही नहीं जा रहा आपको जस्ट फॉर्मूले बता दिए, भाई इन फॉर्मूलों को आप लर्न करो और आगे क्वेश्चन निकालो, बस, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या सीमाएं हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स में बताया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को हम सूत्र के द्वारा, बच्चे को क्या कोई भी निष्कर्ष नहीं खोजना पड़ता, जस्ट वो क्या करता है, फॉर्मूला याद करता है और क्वेश्चन निकाल देता है, ठीक है। जो सूत्र हैं उनकी उपयोगिता का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, यहाँ पर बहुत आपके पास क्या है, फॉर्मूलाज हैं। टीचर को यहाँ पर कम परिश्रम करना पड़ता है, हाँ जी, क्यों कम ही परिश्रम करना पड़ेगा टीचर को, क्यों, आपको एक फॉर्मूला बता दिया, उसी से रिलेट फॉर्मूला सिखा दिया, उसी से रिलेट 10 क्वेश्चन कर दिए, भाई करके ले आना अपने घर से, ठीक है। जो नई समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए उत्तम विधि है, क्योंकि नया कोई टॉपिक आ गया, बस एक फॉर्मूला बता दो, आप लोग निकाल दोगे, ठीक है।
ये उपयोगी होती है इस पाठ के जीवन से कोई संबंध। हाँ जी, ये जो विधि है ये उस समय उपयोगी सिद्ध होती है जब पाठ का जीवन के साथ कोई संबंध स्थापित किया जाना संभव नहीं हो। हाँ जी, आप जो फॉर्मूले यूज कर रहे हो उनका आपका रियल लाइफ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप हीरोन्स का फार्मूला आप कहाँ पर रियल लाइफ में यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये उस समय पर उस स्थान पर उपयोगी है जहां पर हम क्या करते हैं, जीवन से रिलेटेड कोई रियल लाइफ के तो कोई एग्जाम्पल इसमें है ही नहीं। उसके बाद इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन में बताया गया है इस विधि से जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, यानी कि इससे हमने जो नॉलेज हासिल की वो परमानेंट नहीं होती, ठीक है, परमानेंट नहीं होती। फॉर्मूले अब याद है, आप अगले साल तक ही भूल जाओगे, ठीक है। दूसरी बात क्या बताया गया है इसमें, ये विधि छोटी क्लासेस के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है, ठीक है। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है। इस विधि की सफलता आगमन विधि के साथ प्रयोग करने पर निर्भर करती है। हाँ जी, इसमें भी क्या है, इंडक्टिव मेथड को साथ में लेकर तब ये ज्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। सीखा हुआ ज्ञान कहीं पर उपयोगी नहीं होता। आप ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर सीख रहे हो, नरे बहुत सारे फॉर्मूले आपने सीख लिए, 10th में पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री अब आप देखो यहाँ तक आ गए, कहीं पे यूज हुआ है, नहीं हुआ कहीं पे भी, ठीक है। जो आपके वो थे कुछ और भी क्वेश्चन थे टेंजेंट वाले, और जैसे एक सर्कल लिया, सर्कल के दो टेंजेंट है, 10th में ही था ये भी आपका कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर, कहाँ पर यूज हो रहा है, आज नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस विधि में नया सिद्धांत नहीं खोजा जाता, जस्ट आप फॉर्मूला रटते हो और उसी के आधार पर आप क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है। क्लियर है? मैम जब ये हमारे रियल लाइफ में यूज ही नहीं होते तो ये हमें पढ़ाए क्यों गए थे? बेटा मैथ बना दिया तो पढ़ाने दो। उसके बाद इंडक्टिव डिडक्टिव में क्या अंतर है खुद करोगे। उसके बाद है एक है एनालिटिकल मेथड और एक है सिंथेटिक मेथड, ठीक है। अभी मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आज इसको कंप्लीट करा दूँ। मैम करवा दीजिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या है, ये क्या क्या है, छात्रों में कौन कौन सी चीजों को डेवलप करती है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये आप खुद करोगे क्योंकि पहले पढ़ चुके हो। ओके मैम। फिर 3.3 पे आएंगे हम। उसके बाद नाजिया आप ये करो, मैथ टीचिंग में कौन कौन सी समस्याएं आती है। यस मैम। 3.5 वाला। मेरा मोबाइल 1% चार्ज स्विच ऑफ हो जाएगा, बस 1% बच गया। एक ही मैम मैं कर दूंगी प्रॉब्लम इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है ठीक है। और जयश्री आप ये बताओगे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा क्या है। ठीक है, 10 की बजाय चाहे आप 15 मिनट ले लो, ठीक है। तो क्लास आपकी होनी है, जब टॉपिक हो जाए तो बता देना मुझे, मैं यहीं पे हूँ क्लास में। मैम सिर्फ 10 मिनट्स दे दीजिए, हो जाए। अब है हमारा टीचिंग में, अब है एनालिटिकल मेथड क्या है और सिंथेटिक मेथड क्या है, बताइए। एनालिटिकल मेथड यानी विश्लेषणात्मक विधि और सिंथेटिक मेथड यानी संश्लेषणात्मक विधि। तो इस एनालिटिकल मेथड के अंदर क्या होता है कि हम ना अननोन से नोन की तरफ चलते हैं, जो हमें नहीं पता हम पहले वहां से स्टार्ट करते हैं और जो हमें पता है फिर हम वहां तक जाते हैं। और जो सिंथेटिक मेथड है यानी संश्लेषण विधि है ना, उसके अंदर हम ज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं यानी अननोन टू अननोन चलते हैं। एनालिटिकल मेथड में हम जो प्रॉब्लम्स है ना उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और सिंथेटिक मेथड में जो हमें पहले से फैक्ट्स पता है ना हम उसको कंबाइन कर देते हैं आंसर तक पहुंचने के लिए। फिर ये एक डिस्कवरी मेथड है। एनालिटिकल मेथड जो है वो हमारा एक डिस्कवरी मेथड है, और सिंथेटिक मेथड जो है वो प्रेजेंट करता है लर्न नॉलेज को, मतलब कि यह सीखे हुए ज्ञान को व्यवस्थित रूप, मतलब एक
ऑर्गेनाइज्ड रूप में ना प्रस्तुत करने की विधि है, जो हमने सीखा हुआ है ना उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट करता है। एनालिटिकल मेथड में थॉट प्रोसेस पर ज्यादा यानी थिंकिंग प्रोसेस पर ज्यादा बल दिया जाता है, और जो सिंथेटिक मेथड है इसमें रिजल्ट और कंक्लूजन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। एनालिटिकल मेथड में जो स्टूडेंट्स हैं वो रीजनिंग यानी खुद तर्क करके खुद सोच के कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, और जो सिंथेटिक मेथड है इसके अंदर जो हमारी मेमोरी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। एनालिटिकल मेथड में जो थिंकिंग है और जो रीजनिंग है ना वो डेवलप होती है बच्चे की, और जो सिंथेटिक मेथड है वो प्रूफ या जो हल अंत में मिलता है ना हमें, मतलब जो सॉल्यूशन हमें एंड में मिलता है वो इस पे रिलेटेड है। जो एनालिटिकल मेथड है वो उसका हर स्टेप लॉजिकल है, और जो सिंथेटिक मेथड है उसका हर स्टेप फिक्स्ड रूल्स फॉलो करता है। एनालिटिकल मेथड एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, सिंथेटिक में कम टाइम लगता है क्योंकि हमें इस पे सिर्फ रूल्स फॉलो करने होते हैं। और जो एनालिटिकल मेथड है ना वो एक इंटरेस्टिंग और एक एक्टिव विधि है, और जो सिंथेटिक है वो कम इंटरेस्टिंग है। एनालिटिकल मेथड में जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो डेवलप होता है, जबकि सिंथेटिक में नहीं होता। एनालिटिकल मेथड जो है वो रिसर्च और इंक्वायरी पे बेस्ड होता है, सिंथेटिक इमिटेशन पे बेस्ड होता है यानी अनुकरण पे। इसका मतलब इमिटेशन का ना मतलब अनुकरण का मतलब एक तरीके से नकल कह सकते हैं, जैसे कि हमने पहले कोई फॉर्मूला देखा फिर हम उसी उसी में पुट करते जाएंगे, हमें बस वैल्यूज चेंज करनी है तो हम इसको कह सकते हैं। फिर एनालिटिकल मेथड जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करता है, जबकि सिंथेटिक मेथड जो है वो एक एनालिसिस के बाद एक काम को कंप्लीट करता है बस। सिंथेटिक एनालिटिकल मेथड जो हर स्टेप होता है ना वो कनेक्टेड होता है प्रीवियस हमारे जो स्टेप है उससे, और जबकि सिंथेटिक मेथड में जो स्टेप्स होते हैं वो हमेशा कनेक्टेड नहीं होते डायरेक्टली। एनालिटिकल मेथड में जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉलेज गेन करते हैं इंडिपेंडेंटली और सीखते हैं, अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं। सिंथेटिक मेथड में जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा टीचर पर डिपेंड होते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो हमें जो ज्यादा से ज्यादा मेथड यूज करना चाहिए वो हम एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे। वेरी गुड बेटे। ठीक है बेटा, देखो एनालिटिकल मेथड बताया है इन्होंने और एक सिंथेटिक मेथड बताया, यानी कि विश्लेषणात्मक विधि और एक है आपकी संश्लेषण विधि। विश्लेषण में क्या करते हैं, देखो विश्लेषण का मतलब होता है जब छोटे छोटे टुकड़ों में हम चीजों को तोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम समझ रहे हैं। और संश्लेषण का मतलब होता है जब उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम कंबाइन करके एक साथ सीखते हैं, वो वाला आपका रियल लाइफ में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एनालिटिकल लंबी विधि होती है, समय ज्यादा होता है, वो छोटी विधि होती है, क्योंकि भाई एनालिटिकल में आपने वही चीजें छोटी छोटी करके सीख ली, अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, पूरी यूनिट एक साथ कर रहे हो। उसके बाद है आपका कि मैथमेटिक में रिसर्च मेथड क्या है, इसके क्या गुण है और क्या दोष है। ठीक है, ये बताइए सिद्धि। यस मैम। बताइए बेटा, ज्यादा लंबा मत खींचना सिद्धि। आपका आज का टॉपिक है मैथमेटिकल रिसर्च एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो आपका मैथमेटिकल रिसर्च क्या होता है? देखो, मैथमेटिकल रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस होती है पढ़ने की जहाँ पे हम अपने आइडियाज को, अपनी जितनी भी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं और नई नई जो हम डिस्कवरीज करते हैं मैथ्स में, जैसे कि हमने ऑथर्स भी पढ़े थे रिसेंटली, आर्यभट्टा, ये सारे जो ऑथर्स हमने पिछली यूनिट में पढ़े, तो इस तरीके से जो न्यू डिस्कवरीज होती हैं या फिर फॉर्मूलाज हो गए, थ्योरीज हो गई, इनको इन्वेंट करने का जो तरीका होता है उसी को हम मैथमेटिकल रिसर्च बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज मैथमेटिकल रिसर्च का कह सकते हैं कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी एक शॉर्टेस्ट रूट है बस का, तो हमें अगर स्कूल के लिए देरी हो रही है तो हम सबसे छोटा रास्ता या कोई भी गली जिससे कि हम अपने स्कूल जल्दी पहुंच सके तो हम यूज करते हैं। तो हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। फिर न्यू नॉलेज को हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम
न्यू फॉर्मूलाज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई बच्चा अदर फॉर्मूले से आंसर निकालता है, कोई बच्चा अदर फॉर्मूले से आंसर निकालता है। तो एक ही चीज को करने के बहुत बहुत तरीके हैं। फिर आता है यूजफुल इन डेली लाइफ। आपका जो मैथमेटिकल रिसर्च होता है ना, वो डेली लाइफ में आपकी जैसे बैंकिंग हो गई, आपकी कुकिंग हो गई, बजटिंग हो गई, ये सारी जो चीजें होती हैं इसमें बहुत ज्यादा ना काम करता है। जैसे कि आप देख लो, आप शॉप पे जाते हो, आप कोई भी ड्रेस की शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे 50% ऑफ, 60% ऑफ लिखा होता है। तो अब अगर वो बोलते हैं कि एक ड्रेस है वो 50% ऑफ है, तो हम उसको क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसका एक्चुअल प्राइस निकाल लेते हैं। तो डेली लाइफ में क्या होता है, ये हमें मदद करती है। फिर ये क्या करता है, ये आपको साइंस में भी हेल्प करता है और टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करता है। देखिए, जैसे कि कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, सैटेलाइट हो गई, तो ये क्या करता है, आपको साइंटिफिक इन्वेंशन, मैथमेटिक्स भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आता है आपका डिसीजन मेकिंग। आप मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अपने डेली लाइफ के जितने भी डिसीजन है वो ले सकते हैं। फिर इसकी चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज में देखिए, सारे कार्य करने के लिए हमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा समय लेता है। जैसे कि हम कोई भी न्यू मैथमेटिकल मॉडल पर रिसर्च कर रहे हैं बहुत समय से, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। मैथमेटिक्स समझने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसका जो कैरिकुलम होता है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सली डिज़ाइन किया जाता है। बहुत ज़्यादा एडवांस कैलकुलेशंस होती हैं जो हर बच्चे के अकॉर्डिंग करने के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती है और टाइम लेती है। फिर आता है आपको इसके अंदर आपको बहुत हाई एक्यूरेसी चाहिए। जैसे कि मैथ्स के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे क्विज, मैथ्स रिलेटेड क्विजेस भी होते हैं जो बच्चे आगे परस्यू करते हैं, उनके लिए मैथमेटिकल क्विजेस होते हैं। तो ये एक हाई एक्यूरेसी इसमें बहुत जल्दी, जैसे अबेकस हो गया आपका, इस तरीके से। फिर स्पेशल नॉलेज, इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने क्या करा, आपको कोई भी क्विज करनी है तो एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल टॉपिक पे जब आप क्विज कर रहे हैं तो आपको उसके फैक्ट्स, डिफेक्ट्स, सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर ये एक होती है लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज इन सम एरियाज। बहुत लिमिटेड एरिया है इसका, क्राइटेरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही लिमिटेड है। आप इसे कभी कभी रियल लाइफ एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स बहुत एक लिमिटेड एरिया है। तो कंक्लूजन में अगर कहेंगे तो मैथमेटिकल रिसर्च जो होती है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लॉजिकल रीजनिंग के लिए की जाती है, साइंस में भी सपोर्ट करती है आपको, क्योंकि साइंस में जैसे आपके अदर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसमें भी आप मैथ्स को इंक्लूड कर लेते हैं। फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है और इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो ये आपका 8 मार्कर के अकॉर्डिंग टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ओके बेटा, वेरी गुड। उसके बाद सुप्रिया बताइए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है? समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि वो शिक्षण विधि है जिसमें जो है शिक्षक विद्यार्थी के सामने एक समस्या रखता है और विद्यार्थी सोच समझकर उनका समाधान यानी स्वयं ही करता है, यानी आंसर जो है खुद ही देता है। इसे उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक बच्चे को ऐसे पूछ सकते हैं ना कि एक किसान है जिसके पास 24 आम है। 24 आम में से बच्चे कितने हैं? 6 बराबर में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? तो बच्चा क्या करेगा? डिवीजन करेगा, यानी भाग करेगा। तो बच्चा कुल आम की संख्या कितनी है? 24 और बच्चा कितना है? 6, तो वो डिवीजन करेगा, 24 डिवीजन 6 करेगा, तो इज इक्वल टू में कितना आएगा? 4, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 4 आम करके हिस्सों में बराबर करके हिस्सों में बांटेगा। अब विद्यार्थी इससे जो है विद्यार्थी क्या किया? पहले समस्या समाधान किया, फिर डिवीजन यानी भाग किया, और उसके बाद क्या किया उन्होंने? सही उत्तर निकालना। इससे जो है समस्या, इसी को जो है समस्या समाधान विधि कहते हैं। समस्या समाधान विधि करने से विद्यार्थी में सोचने और तर्क करने और सही निर्णय लेने की क्षमता जो है विकसित होती है और इससे जो है माइंड डेवलप होती है। मैम हो गया। वेरी गुड बेटे। उसके बाद दिया, आपको कौन सा दिया था मैंने? मेरा टॉपिक था शिक्षण में नियोजन से क्या अभिप्राय है, इस प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। यानी कि शिक्षण नियोजन क्या होता है? शिक्षण नियोजन वो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि शिक्षक पहले से यह तय करता है कि आज बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना, और किन किन संसाधनों का उपयोग करके बच्चों को सिखाना है। तो मान लीजिए पहले टीचर अगर कक्षा में जाएगा तो अगर एडिशन ही सिखाना है तो बच्चे से तुरंत नहीं पूछेगा कि एडिशन मतलब जोड़, मतलब कि 2 या 3 को जोड़ने से
कितना बनता है। बच्चे तो पहले टीचर क्या करेगा, बच्चे से पूछेगा कि मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बच्चे से पूछेगा कि तुम्हारे पास 2 आम है और मैंने तुम्हें और 3 आम दे दिए, तो अब तुम्हारे पास कुल कितने आम हुआ। तो बच्चे पहले 2 और 3 आम को जोड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि मेरे पास 5 आम हो गए। आवाज ब्रेक हो गई दिया। देखो बेटा, दिया बता रही है आपको व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग इन टीचिंग। टीचिंग में प्लानिंग का क्या मतलब होता है? तो प्लानिंग का मतलब होता है हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी चीजों के जो क्वेश्चन हम ढूंढते हैं वही क्या कहलाती है, हमारी प्लानिंग कहलाती है। ठीक है कि टीचिंग में प्लानिंग का क्या अभिप्राय? टीचिंग में प्लानिंग का मतलब है कि भाई हमें आज क्या पढ़ाना है। मतलब टीचर क्या करता है, पहले ही प्लानिंग कर लेता है कि भाई ये क्वेश्चन कराने हैं, आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कराना है, इससे रिलेटेड सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, हमारी प्लानिंग ऑफ टीचिंग कहलाती है। ठीक है कि हमें इफेक्टिव तरीके से किस तरीके से हम अपनी टीचिंग करा सकते हैं, वही प्लानिंग है। इसमें आपका अपना ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हो कि भाई मुझे पहले मंथली ये टेस्ट लेने हैं, हाफ ईयरली ये टेस्ट लेने हैं और फाइनल में इतना सारा सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने पूरा प्लान बना लिया। प्लानिंग में देखो, एक जैसे टीचर जो प्लानर बनाता है ना, जब आप टीचर बन जाओगे तो आपको पूरे साल का, एक तो जैसे ही क्लासेस शुरू होती है आप प्लान बना लेते हो कि भाई इतना सिलेबस हाफ ईयरली तक कंप्लीट कराना है, इतना सिलेबस हमें पूरे साल में कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर कर लेते हो। उसके बाद आप टॉपिक का चयन करते हो, टॉपिक को चूज करते हो कि भाई पहली 2 यूनिट तो आ जाएंगी आपके पहले एफए में, अगली 2 यूनिट आ जाएंगी आपके दूसरे एफए में और लास्ट में आपका फाइनल कंप्लीट ही आ जाएगा। उसके बाद क्या है, आप अपने लर्निंग के एक्सपीरियंस के आधार पर भी क्या करते हो, आप कुछ टॉपिक चूज करते हो। ठीक है, इवैल्यूएशन की प्रोसेस कैसे करनी है, ठीक है, आपको अपनी एक्टिविटी क्या इसमें शामिल करनी है, एक्सपीरियंस के आधार पर कैसे इवैल्यूएशन करना है। जब ये सारी चीजों को आप सोचते हो ना कि ये क्या करना, हमें किस तरीके से करनी है ये सारी चीजें, वही क्या कहलाती है, आपकी प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगला टॉपिक है लेसन प्लान, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। यूनिट प्लानिंग क्या होती है? यूनिट प्लानिंग इसके जन्मदाता हर्बर्ट को बोला जाता है। जैसे आप लेसन प्लान करते थे, ऐसे ही क्या होती है यूनिट प्लान। जब आपने अपने सिलेबस को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हो और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाते हो, तो उसी को क्या बोलते हो आप लोग? यूनिट प्लानिंग बोलते हो। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है आपका? लेसन प्लान का एक स्पेसिमेन दे रखा है कि कैसे करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कि आप मैथ के अंदर एक्टिविटीज को कराकर किस प्रकार बच्चे की कैपेबिलिटीज को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, आप बच्चे को एक्टिविटी सिखाओगे तो बच्चे का क्या है, एक्टिव रहेगा, क्लास में सोएगा नहीं, सारी चीजों को रटने की बजाय समझने की कोशिश करेगा, बड़े आनंद के साथ क्या करेगा, चीजों को सीखेगा, उसकी जो खोज करने की है, इन्वेंशन करने की जो पावर है वो बढ़ेगी, उसकी जो काउंटिंग पावर है वो बढ़ेगी, बड़ी आसानी से चीजों को सीख जाएगा, ज्योमेट्री की जो चीजें हैं वो भी उसको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बच्चे को मैथ की क्लास में एंजॉय किस प्रकार, कौन कौन से साधन से करता है। बच्चे को मैथ की क्लास में एंजॉय कब आता है, आनंद कब लेता है? जब एक तो आप बच्चे को कहाँ पर लेके जा रहे हो, लेबोरेटरी में लेके जा रहे हो, बड़ा मजा आता है बच्चे को लैब के अंदर जाने में। दूसरा, आप बच्चे को जब आज बोल दो कि भाई आज ना मैं पढ़ा नहीं रही, आज हम लाइब्रेरी चलेंगे, तब बच्चे को बड़ा मजा आता है। ठीक है, फिर बोल दो कि बेटा आज ना हम ऐसा करते हैं, मैथ से रिलेटेड ना कोई प्रदर्शन करते हैं या फिर क्या है, भ्रमण पे जाते हैं, आपको या तो मार्केट के बारे में बता रहे हैं हम, या फिर और कोई चीजें, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहां पर टिकटें ली, कैसे लें, हम इस तरीके की एक्टिविटी बच्चे को कराते हैं तो बच्चे को बड़ा मजा आता है। कुछ पहेलियां सोल्व, क्विज सोल्व करवाने लग जाते हैं, तो इस तरीके से बच्चे को एक्टिविटीज के अंदर मजा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि मैथ का अदर सब्जेक्ट के साथ क्या कोरिलेशन है। तो मैथ क्या है आपका, फिजिक्स के साथ भी कोरिलेटेड है। ठीक है, मैथ आपका एक भौतिक एक केमिस्ट्री के साथ भी इसका कोरिलेशन है।
मैथ का क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस के साथ भी कोरिलेशन है, मैथ है आपका इकोनॉमिक्स में भी इसका कोरिलेशन है, कॉमर्स के अंदर भी, साइकोलॉजी के अंदर भी, ठीक है। यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मैथ का क्या है, कोरिलेशन है, सहसंबंध। आप देखो फिजिक्स, जो बच्चा साइंस साइड का होगा वो देखेगा कि मैंने साइंस साइड तो ले ली लेकिन मैं तो बहुत सारा मैथ ही मैथ पढ़ रहा हूँ, तो वहां पर उस तरह के जो लॉज हैं, न्यूटन का लॉ है या अलग जो जो लॉज दे रखे हैं, वो इस तरीके से वो किससे, आपकी मैथमेटिक्स से ही वो क्या हो रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं। आप वहां पर डिस्टेंस निकाल रहे हो, ये सारी चीजें। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर आप कोई भी क्या कर रहे हो, कोई भी मिश्रण है उसका कितना डालना है, कितना परसेंट निकालना है, किस तरीके से मिक्स करना है, कितना मिश्रण बनेगा, वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, केमिस्ट्री के अंदर आती है। वो भी इसमें किसकी हेल्प लेते हो आप, मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हो। उसके बाद क्या है आपका जो आपकी वनस्पति यानी कि जो इन्वायरमेंटल साइंस है, उसमें आप मान लीजिए इन्वायरमेंटल साइंस में आप पढ़ रहे हो कि जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर उनकी जैसे हड्डियों की लंबाई कितनी है, हड्डियों की संख्या कितनी है, किस जीव में कितनी हड्डियां हैं, पौधों का कितनी ऊंचाई है, बीजों का कैसे, ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें भी किसका यूज कर रहे हैं, मैथ। भाई किसी चीज की हाइट माप रहे हो, मैथ का यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में, हाँ जी, इकोनॉमिक्स में आप नेशनल इनकम निकाल रहे हो, राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हो, तब मैथ का यूज कर रहे हो। आप मीन मीडियन मोड निकाल रहे हो, तब आप मैथ का यूज कर रहे हो। आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, तब आप मैथ का यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद बात आती है मैथ और कॉमर्स का क्या रिलेशन है। हाँ जी, जिन बच्चे ने कॉमर्स पढ़ी है उसको भी पता है भाई, अकाउंट्स में आप पूरा का पूरा मैथ ही पढ़ते हो, पूरा दिन प्लस माइनस वही करते रहते हो, ठीक है। तो आपका पूरे सालों में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, ये सारी चीजों में क्या है, आप मैथमेटिक्स तरीके से ही तो प्लस माइनस कर रहे हो वहां पे। उसके बाद मैथ का और साइकोलॉजी का, जैसे आप आईक्यू लेवल मापते हो बच्चे का, आईक्यू लेवल का एक फॉर्मूला वो भी मैथमेटिक्स तरीके से निकाल रहे हो। तो इस तरीके से मैथ का अलग अलग सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है आपका लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। जयश्री, आपको बोला था मैंने लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, या मैं ही बता दूं? मैम आप ही बता दो। देखो बेटा, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। देखो मैथ में कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हो आप, जिसको हम मैथ में पढ़ते हैं जिस लैंग्वेज को, उसी को, जैसे हमने 0 1 2 3 लिखा, हम गणितीय भाषा के बारे में, तो यहाँ पर मेनली हम क्या यूज कर रहे हैं, प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, इक्वल का साइन, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जेटा, ठीक है। ये अलग अलग लैंग्वेज हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज जो हम मैथ में जो साइन यूज कर रहे हैं उन्हीं को क्या बोला गया है, मैथ की लैंग्वेज बोला गया है। जैसे आप टैली मार्क्स बनाते हो, वो भी मैथ की लैंग्वेज है। आप रोमन काउंटिंग लिखते हो, ठीक है, वो भी मैथ की लैंग्वेज है। आप अपने नंबर्स में जो लिख रहे हो वो भी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप प्लस का यूज कर रहे हो, माइनस का यूज कर, इनके एग्जाम्पल आप डाल देना। मल्टीप्लाई का यूज कर रहे हो, ये भी मैथ की लैंग्वेज है, मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हो, फिर डिवाइड करके दिखा रहे हो, चीजों को इक्वल करके दिखा रहे हो, ठीक है। इक्वल में भी अलग अलग टाइप के, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन टू इक्वल, इस तरह के। फिर क्या है, कुछ वैल्यूज भी दे रखी होती हैं आपकी, जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, जैसे एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 या 3 जो भी कुछ दे रखा होता है, तो आप कुछ वैल्यूज का भी यहाँ पर प्रयोग करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप यूज करते हो, कुछ ग्रीक वर्ड का यहाँ पर यूज करते हो आप, अल्फा बीटा गामा लोगरिथम, ठीक है, और टेंजेंट टेन साइन कोस, ये सारी लैंग्वेज का आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद है मैथ को पढ़ने में या टीचिंग में आपको क्या क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है, इसको सिद्धि बताएगी। यस मैम, तो आपका टॉपिक है प्रॉब्लम इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब आपको गणित पढ़ने में क्या क्या समस्याएं दिक्कतें आती है। देखिए जो प्रॉब्लम इन लर्निंग मैथमेटिक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, कि बच्चे मैथमेटिक्स को ना, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते और मैथमेटिकल नॉलेज को डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते। इसी को हम प्रॉब्लम इन लर्निंग मैथमेटिक्स बोलते हैं। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो पहला प्रॉब्लम क्या क्या दिक्कतें आती हैं और फिर इन दिक्कतों का क्या क्या मतलब एडवांटेज है, मतलब कि इसको सही करने के लिए मैं क्या चीज कर सकती हूँ।
जिसको मैं बोल सकती हूँ रिमूव और मैक्सिमाइज दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले प्रॉब्लम इन लर्निंग मेथड मैथमेटिक्स, देखिए क्या क्या दिक्कतें आती है। पहला आता है फियर इन मैथमेटिक्स। बच्चों को ना मैथ्स में एक अलग ही डर बना रहता है, एक एंग्जाइटी बनी रहती है, जिसकी वजह से बच्चों की जो परफॉर्मेंस होती है वो कम हो जाती है, लो हो जाती है। जैसे कि बच्चे एग्जाम करते वक्त टेस्ट के फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत वीक होते हैं। जैसे कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत ज्यादा ना आपका क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन मांगता है, आपको एक्यूरेसी आनी चाहिए इसके अंदर, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो जो बच्चे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते या फिर फ्रैक्शन फाइंड नहीं कर पाते, उनको इनमें क्या होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बच्चों को लैक ऑफ प्रैक्टिस की दिक्कत होती है। लैक ऑफ प्रैक्टिस मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है, जिसकी बच्चे अभ्यास ज्यादा ना कॉन्सेप्ट को क्लियर ना होने के कारण बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चों का जो फियर होता है वो बच्चे के अंदर बना रहता है। फिर आता है पुअर टीचिंग मेथड। देखिए जो टीचर होता है ना वो कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी क्विकली समझा देते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चे ना क्या करते हैं कि बच्चे समझ नहीं पाते। जैसे कि टीचर ने ज्योमेट्री बताया लेकिन उसका डायग्राम नहीं बताया, तो इस तरीके से पुअर टीचिंग मेथड भी इसमें कभी कभी इफेक्ट करता है। फिर आता है आपका लैंग्वेज डिफिकल्टी। बच्चों को ना मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बहुत ही सरल भाषा समझने में सक्षम होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ज्योमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये चीजें बच्चे नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से बच्चे को लैंग्वेज डिफिकल्टी आती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट। मैथमेटिक्स में एक फियर बना रखा है बच्चों ने, जिसकी वजह से बच्चों को लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, या फिर बच्चा उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाता अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। फिर आता है लैक ऑफ लर्निंग मटेरियल। कभी कभी बच्चे को क्या होता है कि अच्छे से ना समझाने के कारण बच्चे को कभी कोई फॉर्मूला ऐड कर दिया, एग्जाम्पल नहीं ऐड करे, तो बच्चे को लर्निंग मटेरियल में क्या होती है, दिक्कत आती है। फिर अब हम देख लेते हैं इस समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। तो पहला स्टेप होता है नैरो गोल टू हायर गोल। नैरो गोल टू हायर गोल मतलब कि बच्चे को क्या करें हम ना पहले बच्चे को अच्छे से मैथमेटिक्स, जैसे मतलब मान लीजिए एक मैंने सम लिया 2 4 1, तो मैं पहले बच्चे को ना सिंगल डिजिट बताऊंगी, फिर मैं उसको डबल डिजिट में लेकर जाऊंगी और एनालाइज करूंगी। यहाँ पे ना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। एनसीईआरटी ये कह रही है कि बच्चे को सबसे पहले नैरो गोल से हायर गोल लेके जाओ, पहले बच्चे को छोटा पढ़ाओ फिर बड़ा पढ़ाओ। फिर सेकंड इसके अंदर ये आता है कि बच्चे को ना अच्छे से मल्टीप्लिकेशन सिखाओ। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कह रहा है, एनसीईआरटी कह रहा है कि बच्चे को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझाओ, अप्रोचेस सिखाओ, जिससे कि बच्चे का ना एक अच्छे से इंटरेस्ट बना रहे। फिर इसके अंदर सेकंड आता है इन्वॉल्विंग एवरी स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के अंदर ना हम एक्टिविटीज के साथ सारे ही बच्चों को लेकर चले। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा हम उनका अलग ग्रुप बनाए, एक ही क्लास के अंदर ग्रुप्स बना दे और ग्रुप्स के अंदर हम बच्चों को डिवाइड कर दे। जिन बच्चों को ज्यादा अच्छे से आता है वो उन बच्चों को बताएं जिनको नहीं आता, और जिन बच्चों को थोड़ा सा आता है उनको बाकी बच्चों को बताएं। तो ऐसे क्या होगा, हर बच्चों को हम क्या करेंगे, टेक्निक्स के अकॉर्डिंग इन्वॉल्व करेंगे और बच्चे को मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा। बच्चे इंडिया के अंदर देखिए। फिर थर्ड आता है असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर इन इंडिया के अंदर जो मेथड ऑफ असेसमेंट होता है ना स्कूल के अंदर, वो प्रॉपर नहीं है। तो जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको ऐसा असेसमेंट लेके आना चाहिए बच्चों को बर्डन ना पड़े, और बच्चा विदाउट बर्डन, अगर बच्चों को अगर एडिशन सम हमने करने दिया तो आज हम बच्चे को सिर्फ एडिशन ही कराए क्योंकि छोटा बच्चा है वो, फिर हम उसे धीरे धीरे उसके एक्यूरेसी लेवल पे लेके जाएं। फिर इनरिचिंग टीचर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी 2006 के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट ये कह रहा है इनरिचिंग टीचर्स के अंदर कि बच्चे को क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग टीचिंग देनी चाहिए, मतलब क्वालिफाइड टीचर्स अटेन करने चाहिए, मतलब एक ऐसा टीचर अटेन करना चाहिए जो हर काइंड के बच्चे को समझाना उसको आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग समझनी चाहिए बच्चे को। मतलब अगर कहीं समझ नहीं आ रहा है तो टीचर उस चीज को दोबारा समझाए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करे, इनहेरिट करे। टीचर कैन मेक नेटवर्क अमंग देमसेल्फ एंड लिंक अप टू टीचर। जैसे अगर टीचर न्यू है तो पहले बच्चों से इंट्रोडक्शन, बच्चों को मतलब अप टू डेट, मतलब कि बच्चों को ना एज अ फ्रेंडली नेचर करके बच्चों को पढ़ाए तो बच्चा अच्छे से कर पाएगा। तो ये थे आपके स्टेप्स और आपके प्रॉब्लम्स जो 8 मार्कर में क्वेश्चन था। डिस्कस प्रॉब्लम एंड हाउ टू रिमूव मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम। वेरी गुड बेटा, क्लियर है। फाइनली आज हमारी मैथ की बुक कंप्लीट हो गई है।